ये तैयारी की हुई है इसलिए पेपर देने जाना है। तैयारी की होती तो फिर रिजल्ट 100% ही होता है कैप का। चैप्टर 7 हमने ख़त्म कर दिया था मेरे ख्याल से। पैटी कैश एक रहता है। कैप 8 लेक्चर नंबर 71। है चलें सर 72 कर लेते हैं नाराज के अंदर। अच्छा क्या था चैप्टर 7 के अंदर? एक तो इन्वेंट्री सिस्टम था, नॉन करंट एसेट्स की बातें थी और कैश की बातें। तो 3 टॉपिक हमारे पास चैप्टर 6 में थे, सेल, परचेज, पेरोल, और 3 टॉपिक हमारे पास चैप्टर 7 में इन्वेंट्री, नॉन करंट एसेट और कैश। मीन 6 बड़े सिस्टम, जिनमें से नॉर्मली कोई एक आध सिस्टम पेपर में टेस्ट किया जाता है। हाँ भी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने 11 नंबर के लिए नहीं, 9 नंबर के लिए नहीं, 8 नंबर के लिए कैश सिस्टम टेस्ट किया। से पिछले पेपर में एग्जामिनर ने कोई सिस्टम भी टेस्ट नहीं किया। हाँ उससे पिछले सिस्टम पेपर में एग्जामिनर ने शायद इन्वेंट्री टेस्ट किया और सेल 2 सिस्टम टेस्ट किए थे। इसमें चांस है इन 6 एरियाज़ में से कोई एक एरिया पेपर में अच्छा खासा मीन कोई 10 या अबव मार्क्स का टेस्ट होता है। इन्वेंट्री 2 तरह से वेरिफिकेशन करेंगे, क्वांटिटी और क्वालिटी, नहीं क्वांटिटी और वैल्यू। क्वांटिटी और वैल्यू। क्वांटिटी को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास बिफोर काउंट के कुछ प्रोसीजर्स हैं, ड्यूरिंग काउंट के कुछ प्रोसीजर्स हैं, आफ्टर काउंट के कुछ प्रोसीजर्स हैं, जिससे फिजिकल क्वांटिटी वेरीफाई होगी। इनको सेपरेट हेड में भी एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं, या मेनली जो इसे क्वेश्चन आएगा क्वांटिटी को वेरीफाई करने के लिए कि फिजिकल काउंट के दौरान क्या कंट्रोल वीकनेसेस हैं वो हाईलाइट करें, उन वीकनेसेस को एक्सप्लेन करें, मीन इम्प्लीकेशन बताएं और कंट्रोल रिकमेंडेशन दें। मेनली क्वांटिटी को वेरीफाई करने से रिलेटेड कंट्रोल वीकनेसेस का क्वेश्चन आता है। वैल्यू को वेरीफाई करना है तो मेनली एनआरवी को वेरीफाई करने के 4-5 नंबर के लिए प्रोसीजर टेस्ट हो सकते हैं, या कॉस्ट एनआरवी दोनों को वेरीफाई करना है तो कॉस्ट के प्रोसीजर भी लिखो, एनआरवी के भी लिखो, और एंड पे बता दो कि हम कंपेयर करके इंश्योर करेंगे कि लोअर अमाउंट पे रिकॉर्डेड है या नहीं है। नॉन करंट एसेट कैसे ऑडिट करना है, कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने पढ़ लिए। 5 असर्शंस को वेरीफाई करने के हमारे पास प्रोसीजर्स थे, एक एनालिटिकल प्रोसीजर। या इसमें भी एग्जामिनर कह सकते हैं कि आपने सिर्फ एडिशन को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखने हैं, सिर्फ डिस्पोजल ऑफ एसेट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखने हैं। मीन एक सिनेरियो दे दिया कि कंपनी ने क्या किया, एसेट डिस्पोज किए हैं और आपको नज़र आ रहा है कि डिस्पोजल के अंदर कोई गड़बड़ है, तो आप बताएं बीइंग ऑडिटर आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे डिस्पोजल को वेरीफाई करने के लिए। तो 5 प्रोसीजर थे डिस्पोजल को वेरीफाई करने के। शेड्यूल लेंगे डिस्पोजल का, उसे रिव्यू करेंगे, बोर्ड मिनट से ऑथोराइजेशन फॉर डिस्पोजल देखेंगे, कैश रिसीट को वेरीफाई करेंगे कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से, एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करेंगे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट से, और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल को क्या करेंगे, रिकम्प्यूट करके कंपेयर करेंगे विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन फॉर एक्यूरेसी। क्या कहला मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछे जा सकते हैं नॉन करंट एसेट को कैसे वेरीफाई करना है, या किसी एक हेड के प्रोसीजर भी पूछे जा सकते हैं। या एक क्वेश्चन हमने कवर किया कि उसने बताया कि ये प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है ये सर्शन वेरीफाई करने के लिए, तो आप इसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, मीन देखें ये ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो और एक्स्ट्रा काम क्या हो सकता है या सही काम क्या हो सकता है। मीन इस तरह से भी प्रोसीजर हो सकता है कि अपना उसने ऑडिट प्रोग्राम दे दिया सर्शन को वेरीफाई करने के लिए, और आपने उसे क्या करना है, चेक करके बताना है ठीक है या नहीं है। कैश की बात करें तो कैश इन हैंड भी होता है और कैश एट बैंक भी होता है। कैश इन हैंड को वेरीफाई करना है तो बेस्ट प्रोसीजर क्या है, फिजिकल काउंट परफॉर्म करना। फिजिकल काउंट परफॉर्म करके इंश्योर करना कि उतना कैश पड़ा या नहीं पड़ा, और काउंट परफॉर्म करने के बाद क्या करना, हमें एक्नॉलेजमेंट भी लेनी है क्लाइंट के स्टाफ से कि भाई अपना कैश चेक कर ले, बाद में मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाना। और हम क्या कर सकते हैं, कैश के ओपनिंग बैलेंसेस को प्रीवियस रिकॉर्ड से कंफर्म कर सकते हैं। कैश बुक को रिव्यू करेंगे ताकि अगर कोई अनयूजुअल सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं तो मैनेजमेंट से इन्वेस्टिगेट की जा सकें, और रिकंसाइल करेंगे कैश बुक को किसके साथ, रिसीवेबल पेएबल कंट्रोल अकाउंट के साथ, ताकि देख सकें कोई चीज़ें डिफरेंस तो नहीं है। यही बात है। कैश एट बैंक को वेरीफाई करना है,
तो ओपनिंग बैलेंसेस भी वेरीफाई करने हैं, रिकंसाइल भी करना है, रिव्यू भी करना है अनयूअल एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन जो मेनली है वो क्या, हमें बैंक कन्फर्मेशन ऑब्टेन करनी है थ्रू बैंक कन्फर्मेशन लेटर कि क्लोजिंग बैलेंस कंपनी के अकाउंट में इतना ही पड़ा है। साथ में क्या करना है, परफॉर्म करनी नहीं, री परफॉर्म करनी है बैंक रिकन्सिलेशन, और बैंक रिकन्सिलेशन री परफॉर्म करके देखना है कि अगर कोई डिफरेंसीज है तो वो पोस्ट ईयर एंड के बैंक स्टेटमेंट में देखना है कि वो लॉजमेंट्स, वो आइटम, वो चेक्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड कहाँ पे, नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट के अंदर। बैंक कन्फर्मेशन क्या है, बैंक कन्फर्मेशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन है कैश एट बैंक की फ्रॉम थर्ड पार्टी बैंक, एक रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस है, तो इसलिए हमें ऑब्टेन करनी चाहिए। लेकिन इसका प्रोसीजर है कि ऑन गोइंग स्टैंडिंग अथॉरिटी फ्रॉम आर क्लाइंट विल ऑथोराइज द बैंक टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर, अदरवाइज हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। हमें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है ऑन ऑडिटर, ऑन नोट पैड, ताकि रिप्लाई भी हमें डायरेक्टली मिले, और हमें 2 वीक्स का टाइम मार्जिन जो है वो बिफोर एविडेंस डेट हमें जो है वो क्या करनी है, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। क्यों, बैंक वेला नहीं बैठा फौरी आपको रिप्लाई दे देगा, 2 वीक का टाइम लेगा। किन किन चीज़ों की हम बैंक कन्फर्मेशन कर सकते हैं, कैश एट बैंक बैलेंस की कन्फर्मेशन कर सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की कन्फर्मेशन कर सकते हैं, लीजेस की कर सकते हैं, लोन की कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट लोन या लीजेस की कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड अकाउंट की कर सकते हैं, सेट ऑफ बैलेंस की कर सकते हैं, न्यू ओपन अकाउंट्स की कर सकते हैं, अकाउंट्स क्लोज ड्यूरिंग द ईयर की कन्फर्मेशन कर सकते हैं। तो हम हर तरह की बैंक से कन्फर्मेशन कर सकते हैं। फिर हमने देखा जी कि कैश को हमने जब वेरीफाई करना है तो उसमें हमने कैश रिसीट जो है उसे भी वेरीफाई करना है, और कैश पेमेंट को भी वेरीफाई करना है, और कैश रिसीट के कुछ कंट्रोल हैं जो हमें वेरीफाई करना होते हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रहे। 2 लोग प्रेजेंट होने चाहिए वाइल रिसीविंग कैश, कैश डेली रिसीट लिस्ट में रिकॉर्ड होना चाहिए, कैश प्रॉम्प्टली बैंक होना चाहिए। क्या ख्याल है? लेकिन कैश रिसीट को भी हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया था कि पोस्ट के थ्रू अगर कैश रिसीव हो रहा है या फिर ओवर काउंटर अगर कैश रिसीव हो रहा है। पोस्ट के थ्रू रिसीव हो रहा है तो हमने देखना है जी 2 लोग प्रेजेंट हैं या नहीं है। पोस्ट के थ्रू रिसीव हो रहा है तो पोस्ट के थ्रू जो कैश रिसीव हो रहा है वो डेली रिसीट लिस्ट में रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं, ओवर काउंटर अगर रिसीव हो रहा है तो वहाँ पे क्या इंश्योर करना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं, और टिल रोल रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। टिल रोल रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही मीन सीक्वेंस वाइज है, एक मशीन के अंदर, एक सिस्टम के अंदर जब रिकॉर्डिंग होगी तो इसे क्या नाम देगा, टिल रोल रिकॉर्डिंग का। और एंड ऑफ डे क्या करना चाहिए, टिल रोल रिकॉर्डिंग को फिजिकल कैश के साथ कंपेयर भी करना चाहिए, मीन फिजिकल कैश काउंट करके टिल रोल रिकॉर्ड के साथ कंपेयर भी करना चाहिए कि जितना रिकॉर्ड है उतना पड़ा भी है या नहीं पड़ा। क्या करा, कैश पेमेंट्स के हमने कंट्रोल पड़े। पेमेंट्स 2 सिग्नेचर्स को ऑथोराइज करनी चाहिए। पेमेंट्स करते वक्त सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख के या उसे क्रॉस कैंसिल करके पेमेंट करनी चाहिए। और क्या थे, पेमेंट थ्रू चेक हो रही है तो चेक लॉक रूम में होना चाहिए, अंडर लॉक होना चाहिए, चेक प्री साइंड नहीं होने चाहिए, और अगर चेक के ऊपर सिग्नेचर जो है वो कंप्यूटराइज्ड डिस्पैच किए जाते हैं, छापे जाते हैं, तो वो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक्सेस कंट्रोल अच्छे होने चाहिए, वो कंप्यूटर सिस्टम लॉक रूम में होना चाहिए। ये बात की हमने। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश रिसीट, कैश पेमेंट, कैश रिसीट थ्रू पोस्ट या ओवर काउंटर के हमने कंट्रोल्स पढ़ लिए। अब एक लास्ट टॉपिक छोटा सा रह गया और वो क्या है, पैटी कैश। पैटी कैश क्या है, कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के डेली रूटीन के छोटे छोटे खर्चे करने के लिए एक बंदे को कुछ कैश दे दिया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ मंथ कि भाई तूने क्या करना है ड्यूरिंग मंथ, जो भी छोटे छोटे खर्चे हैं, लाइक कोई पेजेस बाहर से प्रिंट करवा के लाने हैं, कोई पानी की बोतल ला के देनी है, कोई अच्छा मेहमान आ गया है उसके लिए कुछ चाय के साथ बिस्किट भी लेके आने हैं, ये सब छोटे खर्चे। कोई स्टेपलर की पिन ख़त्म हो गई हैं वो लेके आनी है, कोई बॉल पेन ख़त्म हो गए हैं वो लेके आने हैं, नहीं कभी ज़िंदगी में हमें कोई स्केल की ज़रूरत पड़ गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता वो लेके आना है। तो ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो छोटे छोटे खर्चों के लिए एक बंदे को कुछ पैसा दे दिया जाता है जो एवरी मंथ उसमें से खर्चे करता रहता है। सपोज़ आपने फ़िक्स कर दिया भाई मंथली खर्चा हमारा जो है वो कितना है छोटे छोटे खर्चों का, सपोज़ 10,000 रुपया, तो मंथ के स्टार्ट पे उसे 10,000 दे दिया। अब वो पूरा मंथ उसमें से खर्चे करता रहेगा, मंथ के एंड पे देखा जाएगा उस 10,000 में से कितने बच गए हैं, सपोज़ 10,000 में से 1,500 पड़ा है,
तो इम्प्रेस्ड सिस्टम के थ्रू, इम्प्रेस सिस्टम क्या है कि जितना रिमेनिंग है उतना आप उसे क्या करोगे और दे के मंथ के स्टार्ट पे कितना 10,000 उसके गले में पूरा कर दोगे। मीन 1500 पिछले मंथ से बच गया तो 8,500 आपने और देना है, 10,000 उसके गले में क्या आ गया, ड्रॉज में आ गया। कब? मंथ के स्टार्ट में, या पूरा मंथ फिर उसी से वो खर्चे करता रहेगा। इसको क्या नाम दिया था इस सिस्टम को? पैटी कैश सिस्टम। अब इसके ऊपर कुछ कंट्रोल अच्छे होना ज़रूरी हैं। क्या कंट्रोल होनी चाहिए कि पैटी कैश एक दराज में पड़ा है तो दराज की एक्सेस जो है ऑथोराइज लोगों को ही होनी चाहिए। अनऑथोराइज लोग अगर एक्सेस करेंगे तो वहाँ से कोई भी कैश पॉकेट में डालेगा और चलता बनेगा तो उस कैश की चोरी हो सकती है। तो इसलिए एक्सेस जो है वो किसको होनी चाहिए? ऑथोराइज लोगों को ही होनी चाहिए। कोई खर्चा हो रहा है, कोई खर्चा हो रहा है तो उसका एविडेंस क्या है? बिल्स या रसीट जो है वो भी होनी चाहिए। मीन बिल या रसीट जो है उसे क्या करनी चाहिए? मेंटेन करनी चाहिए। अदरवाइज़ वो खर्चा शायद 10,000 रुपया, इतना बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन जिस बंदे को आपने दिया है एक कलर को मैनेज करने के लिए, उसके लिए 10,000 अमाउंट बड़ी अमाउंट हो सकती है, उसके लिए 100 रुपया भी बड़ी अमाउंट हो सकती है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। सो एक्सेस ऑथराइज लोगों को होने चाहिए। बिल रसीट ऑफ खर्चे जो है वो आपके पास रिकॉर्ड में होने चाहिए, और कैश जो है वो लॉक में भी होना चाहिए। क्या ख्याल है? ना सिर्फ कैश लॉक में होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपको रिकंसीलिएशन भी परफॉर्म करनी चाहिए। क्या परफॉर्म करनी चाहिए? रिकंसीलिएशन। किस चीज़ की? जो कैश पड़ा है आपके पास दराज में वो काउंट करके रिकॉर्ड के साथ वीकली बेसिस पे सपोज जो है वो मैच करके देखना चाहिए कि वाकई ही ये प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है। ऐसा तो नहीं रिकॉर्ड जो है वो 2,000 आ रहा है, बाकी 8,000 जो है वो क्लर्क ने अपनी पॉकेट में रखा हुआ है या अपने अकाउंट में रखा और उसे वो यूज़ करता रहता है, और यूज़ करता रहता तो एक टाइम आएगा शायद वो दे ही नहीं पाएगा, उस वजह से खर्चे भी रुक सकते हैं। क्यों? उसके पास भी नहीं है खर्चे करने के लिए, तो फिर इस सिस्टम का जो है वो फॉत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? इसकी रिकंसीलिएशन भी परफॉर्म करनी चाहिए। मीन वीकली बेसिस पे कैश काउंट करके रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करना चाहिए। और क्या प्रोसीजर हो सकते हैं पैटी कैश के ऊपर? और क्या हो सकते हैं? एक्सेस होनी चाहिए ऑथराइज लोगों को। बिल रसीट जो है के पास डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड में होने चाहिए। कैश लॉक बॉक्स में होना चाहिए, लॉक बॉक्स में होना चाहिए। रिकंसीलिएशन परफॉर्म करनी चाहिए। और ये जो रिकंसीलिएशन है ये किसको परफॉर्म करनी चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन को। मीन वो बंदा जो इस कैश को मैनेज करता है उसको रिकंसीलिएशन परफॉर्म नहीं करनी। पढ़ के देखें ज़रा, शायद कुछ और भी कंट्रोल आपको समझ आ जाए। ये पैटी कैश के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन 7-8 नंबर का कंट्रोल वीकनेसेस का भी बन सकता है। कैसे बन सकता है अभी देखते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है वो कैश की डिफ़ाइन होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट मीन लिमिट इस चीज़ की भी डिफ़ाइन होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट तक के खर्चे पैटी कैश से हो सकते हैं। क्यों? छोटे छोटे खर्चे करने के लिए पैटी कैश है, बड़ा कोई खर्चा करना है तो फिर पैटी कैश नहीं, वो एक सेपरेट सिस्टम के थ्रू वो खर्चा जो है अप्रूव होगा। लिमिट इस चीज़ की भी डिफ़ाइन की जा सकती है कि कितनी अमाउंट तक का खर्चा जो है ये क्लर्क जिसके पास कैश है ये खुद कर सकता है, और इसे अबव अमाउंट के लिए सपोज इसको अकाउंटेंट से क्या चाहिए? ऑथोराइजेशन अप्रूवल चाहिए, ताकि सिर्फ छोटे छोटे खर्चे ही इसके थ्रू हो सकें। बड़े खर्चों के लिए कोई सेपरेट सिस्टम होना चाहिए। ऑथोराइज पर्सन के पास एक्सेस होनी चाहिए। वाउचर्स रिकॉर्ड होने चाहिए जिसके थ्रू पेमेंट हो रही हैं। रसीट ऑफ जो है वो वाउचर आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। पैटी कैश जब ज़रूरत पड़े मंथली बेसिस पे टॉप अप करना चाहिए। कितना टॉप अप करना चाहिए? जितना आपको मेंटेन करना है उतना ही टॉप अप करना चाहिए। ओकेजनल चेक एक इंडिपेंडेंट पर्सन को परफॉर्म करनी चाहिए कि वाकई जितना कैश पड़ा है वो ठीक पड़ा है, बाकी खर्च हो गया है। और पैटी कैश एक्सपेंस जो है इसका क्या होना चाहिए? लेजर के साथ जो है वो रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए पीरियडिकली। मीन इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मंथली बेसिस पे ही लेजर में भी साथ साथ जानी चाहिए। चैप्टर 7 हो गया ख़त्म। अब अगर हम इसके पास पेपर क्वेश्चंस में आए, पैटी कैश रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14। 12 नंबर के लिए एक्सप्लेन द इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस इन द पैटी कैश सिस्टम एट मटालाज कंपनी। पैटी कैश सिस्टम दिया गया आपको, उसके अंदर से आपने कंट्रोल वीकनेसेस हाईलाइट करनी है। कैसे? जैसे हमने कंट्रोल अभी पढ़े, यही देखने के हैं या नहीं है। एंड फॉर ईच वीकनेस रिकमेंड अ कंट्रोल टू ओवरकम दैट वीकनेस, और कंट्रोल्स भी बताने। सो यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ मटालास। मीन आप एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कर रहे, इंटरनल ऑडिटर हो, जिसका काम ही क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करके उसके अंदर से वीकनेसेस हाईलाइट करना। You are currently auditing the petty cash system at the different branches. Your initial system notes on petty cash contain the following information. The average petty cash balance at each branch is $5,000. Average monthly expenditure is 1538 with amounts ranging from 1 to 500. मसला नज़र आ रहा है कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर 1538 है, मीन 1500 है, और आप बैलेंस कितना दे रहे हो, 5000 का दे रहे हो, तो एवरेज के इक्वल होना चाहिए ना। क्या ख्याल है? अगर टू मच दे रहे हो तो इससे क्या हो सकता है, जो एक्स्ट्रा कैश है वो मिसयूज़ बाय द पैटी कैश कंट्रोलर हो सकता है। मीन जो कंट्रोल कर रहा है पैटी कैश को, वो मिसयूज़ कर सकता है, अपने पर्सनल यूज़ में ला सकता है। तो इसलिए आपको जो है वो बैलेंस भी नियर टू एवरेज मंथली बैलेंस ही मेनटेन करना चाहिए। फिर आपकी जो रेंजिंग है वो 1 to 500 डॉलर की है, 500 तक डॉलर की। क्या ख्याल है? तो कोई रेंजिंग जो है वो भी कम होनी चाहिए ना, मीन $1 से लेकर 500 तक नहीं। $500 वाली अमाउंट जो है वो एक बड़ी अमाउंट है, 500 रुपये नहीं है, $500 हैं। तो $500 एक बड़ी अमाउंट है। तो बड़ी अमाउंट जो है वो बड़े एक्सपेंडिचर जो हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, कोई सेपरेट सिस्टम होना चाहिए फॉर स्मॉल एक्सपेंडिचर। उसके लिए पैटी कैश को मैनेज करना चाहिए। दो मसले निकाले जा सकते हैं, एक तो मंथली बैलेंस आपका एवरेज एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, और दूसरा एवरेज एक्सपेंडिचर में आपने $500 तक का भी एक्सपेंडिचर रखा हो, तो नहीं, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लाइक कोई 100 to 200 तक मैक्सिमम जो है वो होना चाहिए, रादर दैन 500। पैटी कैश इज केप्ट इन अ लॉकेबल बॉक्स। अच्छी बात है। ऑन अ लॉक केस इन द अकाउंट ऑफिस, बुक केस इन द अकाउंट ऑफिस। मीन बॉक्स है, गला है छोटा सा, लेकिन वो आपने क्या किया, बाहर रख दिया बुक केस के ऊपर, तो वो तो वहाँ से कोई भी उठा के लॉक तोड़ के कैश निकाल सकता है। तो क्या होना चाहिए, ये जो लॉक बॉक्स है ये किसी लॉक सेफ के अंदर होना चाहिए। लॉक बॉक्स कहाँ पे होना चाहिए, किसी लॉक सेफ के अंदर आपको कैप्ट करना चाहिए, रादर दैन ऑन बुक केस। क्यों? बुक केस के ऊपर है तो एम्प्लॉय की एक्सेस ईजी होगी, कोई भी एक्सेस करके लॉक बॉक्स जो है उसे ही चोरी करके जो है वो बाद में तोड़ के कैश निकाल सकता है। तो कहाँ पे होना चाहिए, बुक केस के ऊपर नहीं, लॉक सेफ के अंदर होना चाहिए। 3 हो गए। वाउचर फॉर एक्सपेंडिचर आर साइंड बाय द पर्सन इंकरिंग द एक्सपेंडिचर to confirm that they received reimbursement from petty cash। तो जो बंदा खर्चा कर रहा है वही वाउचर साइन करके ऑथोराइज कर रहा है? नहीं, कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट सेपरेट पर्सन होना चाहिए वाउचर को ऑथोराइज करने के लिए। एक्सपेंस इनकर करने वाला ही अगर साइन कर रहा है तो अपने पर्सनल यूज़ के एक्सपेंडिचर भी कर सकता है। क्या कह रहा है? तो इससे पर्सनल यूज़ के एक्सपेंडिचर जो है वो स्टॉप नहीं होंगे, तो इसलिए सेपरेट पर्सन होना चाहिए वाउचर ऑथोराइज करने के लिए, साइन करने के लिए। Petty cash is counted every month by the account clerk who is in charge of the cash। तो काउंट कौन कर रहा है एवरी मंथ? कैश को मैनेज करने वाला ही नहीं, तो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। क्यों? अगर कोई पर्सनल यूज़ ऑफ कैश होगा तो वो फिर आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा इससे, तो इसलिए सेपरेट पर्सन को काउंट करके रिकन्सिलिएशन परफॉर्म करनी चाहिए। द पैटी कैश बैलेंस इज देन रीइम्बर्स्ड यूजिंग द इम्प्रेस्ड सिस्टम and the journal entry is produced to record expenditure in the journal ledger. The check to reimburse petty cash is signed by accountant at the branch at the same time as the journal entry to the journal ledger is reviewed। कोई मसला है यहाँ पे? सिर्फ अकाउंटेंट जो है वो चेक साइन कर रहा है, तो चेक क्या करने चाहिए, 2 सिग्नेचर्स को साइन करने चाहिए, एक ऑथोराइज करे और दूसरा साइन करके क्या करे, पेमेंट करे। तो यहाँ पे भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है। क्या कह रहा है? तो क्या मसले थे, एक अमाउंट का मसला था, दूसरा एक्सपेंडिचर की अमाउंट का मसला था, तीसरा लॉक सेफ का मसला था, चौथा वाउचर ऑथोराइज करने वाला ही खर्चा करने वाला बंदा है,
4 हो गए। पांचवा क्या था? काउंटिंग जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू नहीं हो रही। और छठा मसला क्या था कि सिग्नेचरीज जो हैं वो 2 नहीं है, 12 ही नंबर हैं। तो इसमें 6 वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके उनके कंट्रोल बताओगे तो 12 नंबर मिलेंगे। कोई एक वीकनेस मिस होगी, 2 नंबर मिस हो गए। क्या ख्याल है? हाँ, पास करने के लिए हमें 6 नंबर चाहिए। मीन 3 वीकनेसेस तो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगी ना, लेकिन हमें पूरे नंबर लेने हैं, स्पेशली ये वीकनेस वाले क्वेश्चन से, क्यों ये बाकी क्वेश्चन को कवर करते हुए पेपर पास करने में हेल्प देंगे। चीज़ से अगर हम आगे चलें, हाँ मतलब एक्सपेंडिचर किए हैं एक बंदे ने, क्या ख्याल है, तो उसका वाउचर भी वही ऑथोराइज़ करके रिकॉर्ड में रख रहा है, नहीं तो उसका वाउचर किसी और से ऑथोराइज़ करवाना चाहिए, ताकि वो पूछे कि भाई ये खर्चा क्यों किया तूने, ताकि देखा जा सके वाकई बिज़नेस के लिए खर्चा हुआ है, किसी पर्सनल यूज़ के लिए खर्चे नहीं हो रहे। वो मिल जाए एक अलहदा बात है, लेकिन 2 गलत लोग कभी भी लॉन्ग टर्म साथ नहीं चलेंगे, कुछ टाइम के बाद फट पड़ेंगे। ठीक है, 2 गलीज़ गंदे आदमी लॉन्ग टर्म एक साथ नहीं चल सकते, एक टाइम के बाद फटेंगे ही फटेंगे। गवर्नमेंट को तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो गवर्नमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहा। गवर्नमेंट तो जिसकी मर्ज़ी है, हमारी अपनी है, इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, तो गवर्नमेंट भी हमारी है, जो मर्ज़ी हो। क्या कहना है, सिर्फ पार्टी का नाम ही चेंज होता है, बाकी तो चलाने वाले तो कोई और होते हैं। हाँ, बाकी तो पपेट होते हैं ना, आगे उनको नचाया जा रहा था, पीछे मदारी एक ही है, बंदर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मदारी एक ही है पीछे। हाँ नहीं, ये पिछले 75 सालों में तो नहीं बदला गया, अब आपको बदल जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा। ये हालात पाकिस्तान के आप बुरे नहीं हैं, जब से बना है तब से ऐसे ही हैं। ठीक है, पाकिस्तान दिवालिया दुलिया नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं डूबेगा, कुछ भी नहीं होगा, जब से बना है ऐसे ही। अब ज़रा मीडिया के थ्रू चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, पहले इतनी हाईलाइट नहीं होती थी, तो इसलिए हमारी टेंशन ये होती नहीं थी पहले, अब हमारी टेंशन बनी हुई है। पटवारी, जियाले, पता नहीं क्या क्या लोग बने हुए हैं, क्यों? मीडिया के थ्रू ही बने हुए हैं। अदरवाइज़ जब से पाकिस्तान बना, इससे बुरे हालात थे पहले, अब थोड़े बेहतर हो गए, अदरवाइज़ पहले इससे भी ज़्यादा बुरे होते थे। जो शीले हो गए ना लोग, अग्रेशन आ गई, काम करने को कुछ है नहीं, तो फिर अग्रेशन कहीं पे तो लगानी है इन्होंने। कोई जाले बन जाएंगे, कोई पटवारी बन जाएंगे, कोई यूथिये बन जाएंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। तो भाई तुम देखो, आपस में लड़ के तुम लोगों को मिलना क्या है? एंड पे एक वज़ीर आज़म बनना है, इंजॉय किसने करना है? उसने। तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे, वो नहीं है फिर भी तुम वहीं पे हो, वो है फिर भी तुम वहीं पे हो। वज़ीर आज़म है, क्या महंगाई नहीं थी? तब भी थी। अब वो नहीं है, क्या महंगाई नहीं है? अब भी है। क्या फ़र्क क्या पड़ा आप लोगों को? कुछ भी नहीं। मदारी पीछे एक ही है, ये सारे बंदर हैं, इनको जो हुक्म मिलता है वो करना है इन्होंने। सब एक्टर, प्रेसिडेंट एक्टर, प्राइम मिनिस्टर एक्टर, चीफ जस्टिस एक्टर, इनको पीछे से मदारी ने जो कहा, बंदरों ने वैसे डांस करना शुरू कर देना। इनको कहा इसे छोड़ दे, वो छोड़ देंगे, इसे लटका दे, उसे लटका देंगे। सही, फिर लव फॉर पाक आर्मी, ये कल्चर चेंज होना चाहिए। नहीं, पाक आर्मी तो चला रही है पाकिस्तान को, क्या हो गया? पाक आर्मी तो चला रही है। मतलब ये सिस्टम नहीं चेंज हो सकता। आप ये कहो कि आप आर्मी के ख़िलाफ़ हो जाओगे, ये सिस्टम चेंज हो जाएगा? नहीं, ये ऐसे ही रहना है। ठीक है, इसलिए जो भी पार्टी आती है सब हमारे हैं। नून लीग भी हमारी है, पीपीपी भी हमारी है, पीटीआई भी हमारी है। क्यों? इनको लाता कौन है? ये सबको पता है कौन लाता है। क्या ख्याल है, क्यों लाते हैं? हो सकता है पिछले ठीक नहीं चाह रहे थे तो इनको लाया गया, ये ठीक नहीं चलेंगे, कोई और आ जाएगा। मतलब ट्रायल बेसिस पे चलता रहेगा ऐसे। ये मुल्क किसका है? आपका है? आपकी बड़ी भूल है, ये मुल्क आपका है। आपकी भूल है, ये मुल्क आपका है। ये मुल्क खलाई मखलूक का है बस। जी क्वेश्चन नंबर 11 एक मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 6 + 4 10 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन the purpose of the internal control you might expect to see in the sales system at Flowers any time over the receipt, processing and recording of orders and collection of cash.
मीन क्वेश्चन एक है लेकिन उसके अंदर काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। पहली तो रिक्वायरमेंट समझना बड़ी मुश्किल बात है कि क्या आपसे सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के पर्पज़ ही पूछे जा रहे हैं या साथ इंटरनल कंट्रोल्स भी पूछे जा रहे हैं। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ द इंटरनल कंट्रोल यू माइट एक्सपेक्ट टू सी इन द सेल सिस्टम एट फ्लावर्स एनी टाइम। मीन समझा जा रहा है कि शायद सिर्फ कंट्रोल का पर्पज़ पूछा जा रहा है, लेकिन सिर्फ पर्पज़ नहीं, साथ कंट्रोल्स भी पूछे जा रहे हैं। जो कंट्रोल्स के बिना उसका पर्पज़ तो नहीं ना बताओगे। तो कंट्रोल्स और साथ कंट्रोल का पर्पज़ बताना है रिलेटिंग टू रिसीट, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की रिसीट, ऑर्डर की प्रोसेसिंग और ऑर्डर की रिकॉर्डिंग। नहीं थोड़ा सा सेल सिस्टम में चले गए। और कलेक्शन ऑफ कैश, कैश कलेक्ट तो हो रहा है थ्रू पोस्ट हो रहा है या फिर ओवर द काउंटर हो रहा है। क्या कहना सिनेरियो पढ़ते हैं, शायद की बातें साथ रिलेट करना पड़ जाए। फ्लावर्स एनी टाइम सेल फ्लावर्स होलसेल। मीन कंपनी फूल बेचती है। कस्टमर्स टेलीफोन द कंपनी एंड देयर ऑर्डर्स आर टेकन बाय क्लर्क हु टेक डिटेल्स ऑफ द फ्लावर्स टू बी डिलीवर्ड। द एड्रेस टू विच दे आर टू बी डिलीवर्ड, द अकाउंट डिटेल ऑफ द कस्टमर। कस्टमर ऑर्डर करता है, क्लर्क जो है एड्रेस की डिटेल लेता है और अकाउंट्स की डिटेल लेता है। अकाउंट्स की डिटेल लेता है क्यों? मतलब कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह का नंबर लेता है जहाँ से पेमेंट आपने डिडक्ट करनी है। द क्लर्क इनपुट दीज डिटेल इनटू द कंपनीज कंप्यूटर सिस्टम वाइल द ऑर्डर इज बीइंग टेकन। बजाय इसके कि ऑनलाइन वेबसाइट पे आके कस्टमर अपनी क्रेडिट की डिटेल एंटर करके प्रोसीड करे, क्लर्क जो है वो कस्टमर के क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल लेके सिस्टम में एंटर करके प्रोसीड करता है। While the order is being taken which is integrated with the company's inventory control system। और आपका ऑर्डरिंग सिस्टम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। क्यों? ताकि ऑर्डर के टाइम पे आप इन्वेंट्री स्टॉक अवेलेबिलिटी देख सको कितना स्टॉक भी है या नहीं है। द कंपनीज स्टैंडर्ड क्रेडिट टर्म्स आर पेमेंट 1 month फ्रॉम द ऑर्डर। ऑल ऑर्डर्स आर डिस्पैच्ड विद इन 48 hours एंड मोस्ट कस्टमर्स पे बाय बैंक ट्रांसफ़र। और उधार पे भी कंपनी देती है। इसमें आपके कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस भी आपको चेक करनी है बाय रिसीविंग द ऑर्डर। क्या कह रहा है? क्रेडिट वर्थीनेस भी चेक करना होगी, क्रेडिट लिमिट भी चेक करना होगी कि कितनी अलाउ है, उसी के अंडर ऑर्डर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको गुड्स डिस्पैच करनी है। जिसमें ऑर्डरिंग सिस्टम को भी देखना पड़ेगा कि ऑन टाइम ऑर्डर डिस्पैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एन अकाउंट रिसीवेबल लेजर इज मेंटेन एंड स्टेटमेंट्स आर सेंट टू कस्टमर वंस अ मंथ। कस्टमर को उनकी स्टेटमेंट्स एवरी मंथ सेंड की जाती हैं। क्रेडिट लिमिट्स आर सेट बाय द क्रेडिट कंट्रोलर अकॉर्डिंग टू आ स्टैंडर्ड फार्मूला एंड आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड बाय द कंप्यूटर सिस्टम एज आर द प्राइस ऑफ द फ्लावर्स। मीन प्राइसेस पहले से सिस्टम में मेंशन है और क्रेडिट लिमिट भी सिस्टम में मेंशन की जाती हैं और सिस्टम एक फार्मूला के अकॉर्डिंगली क्रेडिट लिमिट सेट कर देता है। Describe and explain the purpose of the internal control you might expect to see in the sales system at Flowers anytime over the receipt, processing and ordering। तो पहले receipt के ऑर्डर रिसीट करने के कंट्रोल क्या होने चाहिए? ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिट वर्थी कस्टमर ओनली। क्या कहला? पर्पज़ क्या है? टू इंश्योर orders are accepted from credit worthy customer only या to ensure future bad debts are avoided। क्या कहला? कंट्रोल क्या है? रिसीट के टाइम पे स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक शुड बी परफॉर्म्ड व्हाइल रिसीविंग द ऑर्डर्स। किस लिए? टू इंश्योर दैट ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड अगेंस्ट स्टॉक अवेलेबल। क्या कहला? ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू क्रेडिट लिमिट ऑफ द कस्टमर टू इंश्योर ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड अंडर लिमिट ऑफ कस्टमर। ये रिसीट के हो गए। दूसरा क्या है? हेडिंग प्रोसेसिंग। किस चीज़ की? ऑर्डर की प्रोसेसिंग। ऑर्डर की प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए कि ऑर्डर जो है वो रिकॉर्ड होने चाहिए सिस्टम के अंदर ऑन टाइम बेसिस पे। क्या कह रहा है? किस लिए रिकॉर्ड होने चाहिए सिस्टम में? ताकि इंश्योर किया जा सके कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑर्डर। और रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड और प्रोसेसिंग क्या हो सकती है? ऑर्डर की प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है? कि इन्वेंट्री लेजर जो है वो अपडेट होने चाहिए अगेंस्ट ऑर्डर। किस लिए? टू इंश्योर इन्वेंट्री बैलेंस आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। क्या कहला?
क्यों, अगर एक ऑर्डर ही अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो हो सकता है नेक्स्ट ऑर्डर में भी उसी इन्वेंट्री का ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, लेजर भी इमीडिएटली अपडेट होने चाहिए। आप डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी करने के लिए क्या होने चाहिए, गुड्स डिस्पैच नोट होने चाहिए, प्री नंबर्ड गुड डिस्पैच नोट होने चाहिए। किस लिए, टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डिलीवर्ड ऑर्डर्स। और क्या करना चाहिए, डिलीवर करते हुए कस्टमर से सिग्नेचर लेने चाहिए ऑन GDN। क्या कहला है, क्या इंश्योर करने के लिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द कस्टमर। बातें की जा सकती हैं 6। रिकॉर्डिंग नहीं, 3 बातें की गई हैं। एक तो ऑर्डर रिसीव करने की बात की गई है, प्रोसेसिंग की बात की गई है, और ऑर्डर डिलीवरी की बात की गई है। प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि ऑर्डर जो रिसीव हुआ है वो आपने सिस्टम में रिकॉर्ड करना है, ताकि सिस्टम में रिकॉर्ड होगा तो आगे एग्जीक्यूट भी होगा। अगर सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं है तो मिस हो सकता है एग्जीक्यूट होने से। ऑर्डर जब रिसीव हुआ है तो उसके अगेंस्ट लेजर को अपडेट करना है। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग, ठीक है, लेजर को भी अपडेट करना है। आप डिलीवरी के टाइम पे GDN बनाना है, और GDN की एक साइंड कॉपी आपके पास वापस भी आनी चाहिए। किस लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए। GDN क्यों बनाना है, प्री नंबर, ताकि कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंश्योर की जा सके। डिलीवरी का पूछा नहीं इसने, रिसीट, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर्स। तो आप थोड़ा सा प्रोसेसिंग में फिर डिलीवरी को भी ले आओ, प्रोसेसिंग में फिर साथ डिलीवरी ले आओ। कलेक्शन ऑफ कैश के क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, 2 लोग प्रेजेंट होने चाहिए वाइल रिसीविंग कैश। क्या कहला है, किस लिए, टू अवॉइड मिस यूज़ ऑफ कैश बाय 1 पर्सन। ओवर द काउंटर अगर रिसीव हो रहा है तो क्या होना चाहिए, कैश जो कलेक्ट हो रहा है वो डेली रिसीट लिस्ट में और या टिल रोल में रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या इंश्योर करने के लिए कि ऑल कैश इज़ प्रॉपरली रिकॉर्डेड। और क्या करना चाहिए, कैश को कंपेयर करना चाहिए किसके साथ, टिल रोल के साथ या फिर डेली रिसीट लिस्ट के साथ। क्या इंश्योर करने के लिए, देयर इज़ नो मिस यूज़ ऑफ कैश। जो कैश कलेक्ट हो रहा है वो प्रॉम्प्टली बैंक्ड होना चाहिए, और बैंक हुआ या नहीं हुआ उसके लिए क्या करना चाहिए, बैंक हुआ या नहीं हुआ उसके लिए क्या करना चाहिए, डिपॉजिट स्लिप्स, डिपॉजिट थ्रू बैंक में डिपॉजिट हो रहा है उनको कंपेयर करना चाहिए किसके साथ, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश कलेक्शन मीन डेली रिसीट लिस्ट के साथ। क्या इंश्योर करने के लिए कि ऑल कैश कलेक्टेड इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो 2 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रॉम्प्टली बैंक्ड होना चाहिए। क्या कहला है, और काउंट करके कंपेयर भी करना चाहिए किसके साथ, किसके साथ, कैश रिकॉर्ड के साथ मीन डेली रिसीट लिस्ट के साथ। हाँ, बल्कि यहाँ पे तो कैश तक काउंटर हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो बैंक डिटेल के थ्रू हो रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे, हाँ जो आ रहा है वो तो रिकॉर्ड करना है आपने, जो आ रहा है वो आपके अपने रिकॉर्ड में तो होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट को जो है वो रिकनसाइल करना चाहिए विद कैश स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल करना चाहिए विद कैश स्टेटमेंट, परफॉर्म करनी चाहिए रिकन्सिलेशन, और एडजस्ट करने चाहिए क्या, डिफरेंसेस, एडजस्ट करने चाहिए डिफरेंसेस किस चीज़ के, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड टैक्स या बैंक चार्जेस के। क्या इंश्योर करने के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए रिकन्सिलेशन आपको परफॉर्म करनी है या एडजस्टमेंट करनी है। बैलेंस आर एक्यूरेट, टू इंश्योर बैलेंसेस आर एक्यूरेट, मीन आप रिकॉर्ड में जो बैलेंस आ रहे हैं वो एक्यूरेट है। मीन बैंक में अगर कुछ और है, आपके पास कुछ और है, तो उसे ठीक करना, इससे क्या होगा, बैलेंस एक्यूरेट इंश्योर होंगे। जी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर, क्या है होपफुली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ 4-5 अच्छे क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। फिर आगे हम चैप्टर 8 ऑनवर्ड चलेंगे। आगे जो चैप्टर आएंगे, कुछ चैप्टर छोटे छोटे हैं। चैप्टर 8 2 से 3 दिन का चैप्टर है, चैप्टर 9 3 दिन का चैप्टर है, चैप्टर 10 2 दिन का चैप्टर है, 11 3 दिन का चैप्टर है, एंड पे एक चैप्टर 15 है, 1 दिन का चैप्टर है। मीन आगे वाले चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो इसलिए प्लीज़ उनको साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है। कोशिश मेरी यही है कि जुलाई एंड तक हम सिलेबस वाइंड अप कर दें। आप लोगों का साथ रहा तो उम्मीद है हम कर लेंगे।